Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। जैसे ही क्लास Good ओवर evening. होगी मैं एक और लिंक दूंगी, उससे तुरंत फिर से ज्वाइन कर लेना साथ के साथ। ओके मैम। Okay, ma'am. ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ के देख लिया सबने? ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कोई डाउट है? रिप्लाई करो बेटा। ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से एयर को इंस्पायर करते हैं और किस तरह से एयर को एक्सपायर करते हैं। ठीक है, इंस्पायर का मतलब होता है इनहेल करना, अंदर लेना। ठीक है, एक्सपायर एक्सहेल करने का मतलब होता है गैसेस को रिलीज करना बाहर। ठीक है, जब भी हम एयर अंदर इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। सबको पता है कि हमारी जो रेस्पिरेशन है उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। प्लांट्स इसका उल्टा करते हैं, राइट। जो इनहेलेशन है दैट इज द एक्टिव प्रोसेस, हमने डिस्कस किया था। एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब होता है जहां पे एनर्जी खर्च होती है, एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। पैसिव का मतलब होता है जहां पे एनर्जी का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता। लंग्स जो है, हम सांस तो नाक से लेते हैं, दैट इज ट्रू। ठीक है, लेकिन मेन जो हमारा ऑर्गन है वो तो लंग्स है ना। जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, जस्ट इमेजिन, जस्ट फील कि अपनी ब्रेथ को फील करके देखो कि जैसे आप इनहेल करते हो लंग्स एकदम बाहर की तरफ आते हैं, चेस्ट एक्सपैंड करती है। जब आप एक्सहेल करते हो तो रिलैक्स करते हो, लंग्स वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लंग्स का अपना कोई भी मस्कुलेचर नहीं होता जो इस प्रोसेस में हेल्प करे। लंग्स जो है वो इनहेल और एक्सहेल करने के लिए जो एक्सपेंशन करते हैं और रिलैक्स करते हैं वो डायफ्राम की वजह से होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, डायफ्राम के साथ यहाँ एक मसल का नाम याद करने को कहा था मैंने, फ्रेनिक मसल। तो आपको ये दो मसल्स याद रखने हैं, फ्रेनिक मसल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो मसल्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत तेजी से सांस लेते भी हैं और तेजी से सांस छोड़ते भी हैं। जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारी नाक का साइज बढ़ता घटता नहीं है, हमारी चेस्ट पे सीधा असर आता है। लंग्स एक्सपैंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। मैं कल तुम्हें ये दिखा रही थी एक वीडियो में, सेकेंड, ये देखो। जब हम ब्रीद इन करते हैं, इस इमेज में दिखाया, ब्रीद इन का मतलब क्या है बेटा? जब आप सांस अंदर की ओर लेते हो, नाक से अंदर सांस जाती है, लंग्स पे क्या असर होता है? इस डायग्राम को और इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, इसमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिख रहा है। अंदर ये मरून पिंक कलर का रीजन दिख रहा है, ये जो बाहर येलो येलो लाइंस है ना, ये रिब केज है। ठीक है, रिब केज होता है, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे जो लंग्स हैं वो सेफली रखे हुए हैं। ठीक है, जब आप सांस लेते हो, ध्यान से इन दो डायग्राम्स में देखो, जब यहाँ ब्रीद इन हो रहा है तो ये जो चेस्ट है बाहर की ओर निकल गई है और यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे अंदर चली गई। आप ऐसे देखो, एरिया बढ़ा हुआ है, ऐसे देखो, एरिया बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है तो वॉल्यूम कम है। ठीक है, एरिया ज्यादा है लंग्स का, मतलब लंग्स में जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा बेटा वो कम होगा। ठीक है, फैल गया ना वो, तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन को तुम इसी डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन वी ब्रीद इन तो रिब्स के बीच में एक मसल होता है, इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम के यहाँ
एक मसल होता है किनारे पे, दैट इज द फ्रेनिक मसल। ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें क्या करना है, याद करना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। इन दोनों मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेनिक मसल्स की और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो रहा है लंग्स में, इसका मतलब बाहर जो है वो प्रेशर ज्यादा है, तो एयर या कोई भी गैस होगी, इट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो जो सांस लेंगे हम, जो एयर है वो हमारे अंदर की तरफ आ जाएगी, सक्शन का काम करेगी। एक्सहेलेशन के टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। मसल्स रिलैक्स होंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जो हवा है वो लंग्स से बाहर निकल आएगी। सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। इस इमेज में दिखाई दे रहा है, जब आप ब्रीद इन करते हो तो ये जो डायफ्राम है ना बेटा, ये नीचे की तरफ खिंचती है, ये सीधी हो जाएगी। इस टाइम पे ये डाउन शेप्ड है। ये जो रिब्स हैं ये बाहर की तरफ खिंचती हैं। इसी वजह से जब आप बहुत तेजी से नॉर्मल भी सांस लेते हो या तेजी से भी सांस लेते हो तो आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आती है। ठीक है, तो ये ध्यान से, ये यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, डायफ्राम के यहाँ पे मसल्स होते हैं, फ्रेनिक मसल्स, और यहाँ पे किनारे किनारे पे होते हैं, ये इसको खींचते हैं रबर की तरह। जो ये डोम शेप्ड है ना, ये सीधी हो जाएगी, तो एक तो ये वॉल्यूम को बढ़ा देगी, ये नीचे चली गई, उधर से ये रिब्स बाहर की तरफ फैल गई। दोनों वजह से लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है, और वो सक्शन का काम करता है, हवा को खींचता है। ठीक है, इसीलिए अंदर आती है हवा। एक्सहेलेशन के टाइम पे ये सारा का प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाएगा, राइट। This causes the intercostal muscles to lift up the ribs and the sternum, thus expanding the rib cage. This increases the volume of the thoracic cavity, causing the pressure inside to decrease. This action allows air to enter the body cavity, making the lungs expand. The expiration process is just the opposite of the देख रहे हो, एक्सपायरेशन में वापस उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है? प्लीज साथ साथ रिस्पॉन्ड करो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. expiration, the diaphragm and intercostal muscles relax. This returns the thoracic cavity to its original volume and increases the air pressure in the lungs. As the air pressure inside the lungs is higher than the atmospheric pressure, the air rushes out of the lungs. The second stage. समझ में आ गया ब्रीदिंग मैकेनिज्म, किस तरह से हमारे जो लंग्स है वो इस मूव करते हैं। ठीक है, आपको अगर फ्रेनिक मसल्स याद करने में दिक्कत आती है, यू कैन सिंपली राइट डायफ्राम। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अभी तक हमने समझा कि हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हमारे फेफड़े बाहर निकलते हैं। एकदम से बाहर निकलने का मतलब है कि बाहर आ नहीं जाएंगे चेस्ट से, मतलब चेस्ट हमारी एक्सपैंड करती है, कैसे वो हमारी पोजीशन पे वापस आ जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। लंग्स का अपना कोई मस्कुलेचर है ही नहीं,
ठीक है, इसमें हेल्प करने के लिए। अब बात आती है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की। एल्वेलाई तक गैस पहुंच चुकी है, ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, एल्वेलाई से ब्लड को पिक करना है, ठीक है। कोई सामान है, एल्वेलाई तक आ चुका है, लंग्स तक आ चुका है, अब उसको ब्लड ने लेना है। जैसे इन्होंने अभी यहाँ दिखाया था इस एनिमेशन में, देखो ये एल्वेलर है, ब्लू कलर का रीजन, इसमें एयर अंदर आ गई है, ये साथ साथ ब्लड वेसल्स है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या है कि मैंने कल भी बोला था, ये एल्वेलाई सबको कैसे ऑक्सीजन देकर आएगी, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, सिर से लेके पैर तक, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, एल्वेलाई थोड़ी घूमेगी। अब क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन को पिक करेगा, फिर ब्लड जाके हर टिश्यू को, हर सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से उठा के लेकर आएगा। इसने क्या करना है, ब्लड ने लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करना है और सबको देकर आना है, सबको मतलब टिश्यूज को, कार्बन डाइऑक्साइड को सारे टिश्यूज से लेना है और वापस लंग्स को देना है। ये हमारे कॉमन पॉइंट है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आएंगी, ठीक है। तो अब ये काम कैसे होगा, फर्स्ट इज पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज एंड द नेक्स्ट वन इज टिश्यू लेवल एक्सचेंज। इसको हम दो नामों से और जानते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बीच में अपनी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं करना, ठीक है। इसके लिए हम एक डेफिनेशन लर्न करते हैं पहले। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, सपोज इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस है। हर ऑक्सीजन का अपना एक प्रेशर होता है बेटा, वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। एवरी गैस एक्सर्ट सम प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। अगर मुझे लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो मैं लिखूंगी ऐसे, अगर मुझे लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आई विल राइट लाइक दिस, इस तरह से। पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। अब तुम्हें इस पूरे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ तुम्हें एक चीज ये समझ आ जानी चाहिए, ये टेबल बनाई है एक, नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या पार्शियल प्रेशर रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, एल्वेलाई का के अंदर है 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा जो इम्प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है, डी मतलब डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, विच डू नॉट हैव इनफ अमाउंट ऑफ दी ऑक्सीजन, या जिसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। और बायोलॉजी में जब भी कितनी भी हायर लेवल पर चले जाओ, इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, प्योर ब्लड, एक तरह से जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और इसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। टिश्यू में, बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं बेटा, वहां पे पार्शियल प्रेशर आपको अलग अलग मिलेगा, जनरली हम 20-40 मान के चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अलग अलग जगह अलग अलग है, एटमॉस्फेयर में अलग है, एल्वेलाई में अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अलग, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अलग है, टिश्यूज में अलग है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सब जगह अलग अलग है। तुम्हें ये बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, कहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर कितना है, इतना पता है तो तुम बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखनी है कि गैसेस डिफ्यूजेस from a region of its high partial pressure to a region of its lower partial pressure। गैस जब भी मूव करेगी वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मैंने दो चीजें तुम्हें यहाँ पढ़ानी है, पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज और टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। पल्मोनरी का मतलब है बेटा एल्वियोलाई से गैस जो है वो कहाँ जाएगी, ब्लड में, गैस यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है। इसका मतलब है ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, टिश्यू में। हमें ये दो छुट्टी, यहाँ पे कितना सिंपल है हमारे लिए लिखना, हम इसको अच्छे से समझेंगे ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। ये डायग्राम बना सकते हो, मैंने तुम्हें कलर डायग्राम की इमेज भेजी थी, वो भी बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। ये वाला पोर्शन जो है ये एल्वेलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बॉक्स बनाया है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपके टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लंग लेवल पर काम कैसे हो रहा है, हमारे लंग्स के लेवल पर कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। इनिशियली हमने बात की कि एटमॉस्फेयर में
ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है 159, ठीक है, एटमॉस्फेयर में 159 है, मैंने टेबल में बनाया था। एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 है। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम में देखो कि एटमॉस्फेयर में, यहां से हम बात करते हैं कि कैसे हमने सांस लिया। ऑक्सीजन का प्रेशर है 159, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर है 104। हमेशा गैस हाई से लो प्रेशर में मूव करती है, तो बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ गई एल्वेलाई में, राइट। अब चलो आगे देखते हैं। ये वाला आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस तरफ कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने बताया इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, ठीक है। आपकी बॉडी में नसें होती है ना जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ये ऐसी आर्टरी है जो फेफड़ों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। पल्मोनरी इज एन आर्टरी which carries deoxygenated blood from tissues to lungs। लंग्स को देती है ये वाली आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है 40 mm, यहाँ 104 था। अब ऑक्सीजन अपने हाई से लो प्रेशर में आएगी वापस। अब ऑक्सीजन इसके पास आई, ये ऑक्सीजन को लेते ही डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन गया। पहले ऑक्सीजन कम थी, अब ज्यादा हो गई, अब ये ब्लू से रेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड बन गया, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, विच कैरीज oxygenated blood from lungs to tissues। एक टिश्यू से लंग्स को वापस दे रही थी इम्प्योर ब्लड, और एक लंग टिश्यू को देगी प्योर ब्लड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पहले 40 था, लेकिन जैसे इसको ऑक्सीजन मिली अब ये 95 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ट्रेवल करती हुई पूरे इस रास्ते से यहाँ पहुंची है। अब टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर 30 mm है, यहाँ पे 95 था। अगेन ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो घूमती हुई एटमॉस्फेयर से यहाँ से पूरी घूमती हुई कहाँ पहुंच गई, टिश्यू में। सारा खेल किसका था, पार्शियल प्रेशर का, उसके डिफरेंस से। ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि समझ अच्छे से आए। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अब उल्टा चलो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 0 की जगह लिखना है तुम्हें 58 mm, अलग अलग हो सकता है, मैं 58 मान के चल रही हूँ, ये इससे ज्यादा ही होगा। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ज्यादा ही होगा। ऑक्सीजन हमने ऊपर से शुरू किया था। अब टिश्यू में CO2 है 58 mm Hg प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40 mm। कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, चलो जी यहाँ चल पड़ी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा है, ठीक है। 45 mm Hg है, इसके पास कम था, यहाँ ज्यादा था, तो CO2 इसके पास आ गई। हाई से लो में चलेगी ना गैस। अब यहाँ आ जाओ, एल्वेलर एयर में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हम पढ़ चुके हैं। अब CO2 है 40 mm, यहाँ है 45, हाई से फिर ये लो में जाएगी, यहाँ आ गई। बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 कितनी है 27 mm, अब 40 से तो ये भी कम है, ये बाहर निकल आई। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर के हिसाब से अंदर की तरफ मूव कर रही है, हाई से लो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर निकल रही है, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर, हाई टू लो। ये तुम्हें समझ तभी आएगा जब तुम्हें वो टेबल याद रहेगी। हमें ये सीक्वेंस दिखानी होती है कि एटमॉस्फेयर, फिर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज एल्वेलाई, फिर ये आपका हार्ट ब्लड सर्कुलेशन आप दिखाते हो, ब्लू से आप दिखाते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड से आप दिखाते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ वाला खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट। ये आपने टिश्यूज दिखाए हैं। तो इस तरह से हमने सांस ली, डायाफ्राम ने और इंटरकोस्टल मसल ने हमारी सांस लेने में मदद की, और ब्लड की मदद से वो ऑक्सीजन हर टिश्यू तक पहुंच गई। बेसिक मैकेनिज्म क्या था, पार्शियल प्रेशर, ज्यादा से कम में मूव करना है ऑलवेज,
गैस को ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर में मूव करना होता है। कोई डाउट यहां तक? रिप्लाई करो, ऐसे बात करो जैसे क्लास में बैठे हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बोल के बताओ। मैं 10 बार रिपीट करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए। ये डायग्राम और ये टेबल रिपीट करना मैम एक बार। ये देखो, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म तो क्लियर होगा बेटा, जल्दी बताओ। यस मैम। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक तो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, या फिर जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज, और एक है हमारा टिश्यू लेवल पे। ठीक है, ये दोनों है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है बेटा कि हमने जो एयर ली, हमने क्या किया, नोज से एयर अंदर ली, ये हमारे कहाँ चली गई, नेजल पैसेज में चली गई। नेजल पैसेज से ये कहाँ आई थी, आपके लैरिंग्स में। लैरिंग से ये कहाँ आई थी, साथ साथ बोलो बेटा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ पहुंच गई, लंग्स में। लंग्स में मतलब ये एल्वेलाई के अंदर आती है, राइट। एल्वेलाई से अब इसने ब्लड को देना है, क्योंकि सांस तो हमने ली, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक आ गई। अब बेसिकली हमारे ब्लड के पास जानी चाहिए, तभी तो ब्लड उसको सारे टिश्यूज तक पहुंचाएगा। ये किसको देगा, अल्टीमेटली टिश्यूज को। ठीक है, ऑक्सीजन देगा और उससे CO2 जो है वो रिसीव करेगा। इतना समझ में आ रहा है? साथ साथ रिस्पॉन्ड किया करो बेटा, तभी समझ में आता है कि तुम्हें आ रहा है समझ के नहीं। आ रहा है मैम। मैम आ रहे हैं मैम। ठीक है, तो अब ये इसको समझने के लिए हमें एक पार्शियल प्रेशर पे गौर करना था। गैसेस हमेशा पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। तुम इस टेबल में ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ कहाँ कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहाँ कहाँ कितना है। ये टेबल समझ में आ गई? ठीक है, ये समझना है, ये लर्न करना है तुम्हें कहाँ है। अब इस डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, तुम्हारी बुक में भी है, इंटरनेट पे भी है, तुम्हें कहीं से ही बना लेना, मैं तुम्हें ग्रुप में दे चुकी हूँ ये डायग्राम। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 और एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 104। हाई से लो आ गई, अंदर आ गई। रूल है कि हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में गैस जो है वो मूव करती है। एक स्टेप क्लियर हो गया, लंग्स में आ गई ऑक्सीजन। अब यहाँ बात करते हैं, मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी, अभी जो पीछे बताया था, ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब होता है जिसके पास ऑक्सीजन काफी कम है। ठीक है, इसका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है 40, यहाँ है 104, तो ऑक्सीजन इसने इसको दे दी। जैसे ही इसने ऑक्सीजन उठाई, ऑक्सीजन पिक की, ये पार्शियल प्रेशर 40 से कितना बन गया, 95। ऑक्सीजन ले ली इसने, 95 हो गया। अब ये ब्लू से रेड बन गया है, नाउ दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में पहले ऑक्सीजन की कमी थी, उसको लंग से ऑक्सीजन मिल गई, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। ठीक है, अब ये ब्लड ऐसे घूमेगा, ये वाला रास्ता फॉलो करेगा, यहाँ आ गए, खाली ब्लड में थोड़ी ऑक्सीजन रहेगी। अब बात करते हैं टिश्यूज की। टिश्यू में मान लो ऑक्सीजन का प्रेशर है 30, यहाँ है 95, तो ये ऑक्सीजन किसको मिल गई, टिश्यू को। सिंपल, बाहर से ऑक्सीजन आई, एल्वेलाई से ब्लड से होती हुई टिश्यू तक पहुंच गई। उल्टा चलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ ताकि तुम्हें समझ अच्छे से आए। अब यहाँ बात करो, मैंने कहा था यहाँ लिख लेना 58 mm Hg। रूल विल बी सेम, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 58। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, 45। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलो जी, हाई से लो में आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से आती हुई ऊपर चली गई। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कितना है, 45। एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस टाइम कितना है, 40, यहाँ कितना है, 45। हाई से फिर लो में जाएगी, ऊपर आ गई यहाँ लंग्स में,
कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ जाओ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में कितना है 27, यहाँ कितना है 40। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर आई थी उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उल्टे रास्ते से बाहर निकल गई। हमारी नाक ही है जिससे हमने ऑक्सीजन इनहेल भी करनी है, CO2 एक्सहेल भी करनी है। कॉमन पैसेज हमारा क्या है, एल्वियोलाई। एक ब्लड ऐसा होता है आपका जो इम्प्योर होता है, ब्लू वाला डीऑक्स। बॉडी में ब्लड का कलर ब्लू नहीं होता, मेडिकल लाइन में, बायो में आप सिर्फ उसको ब्लू कलर से दिखाते हो डायग्राम्स में। इन रियलिटी ये नीला खून नहीं होता हमारा, ठीक है। ब्लू कलर का मतलब है यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड टिश्यूज को ऑक्सीजन देके आता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। अब कोई डाउट? शर्माओ मत, दोबारा रिपीट करना है तो मैं करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा। समझ आ गया मैम। पूरब, यक्ष, आ गया मैं। श्योर? आरती? यस मैम। आरती ठीक है। अब एक काम करना, ये नोट्स में से पढ़ लेना एक बार, डायग्राम को देख लेना। यू स्टिल हैव एनी डाउट कभी भी मुझे कॉल कर लेना या मुझे बता देना, मैं कल की क्लास में फिर इसको दोबारा बताऊंगी। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, क्लियर करना मुश्किल है। और कभी भी ऐसी चीजों में, ऐसे टॉपिक्स में थ्योरी में मत्था मत मारना, अपनी नॉलेज को ऐसे समझना जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया ना, पूरा रास्ता सा बना के खुद समझना, ये कभी भूलेगा नहीं फिर तुम्हें, ठीक है। कुछ जनरल रूल्स हैं कि ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाता है, रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। मैंने सब नोट्स में मेंशन किया है कौन क्या काम करता है, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है लंग्स से ब्लड में आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चली गई। अभी तक हमने इसको थ्योरी में समझा। अब इसका एनिमेशन देखते हैं। Respiration is called external respiration. It involves diffusion of gases across the alveolar membrane. The diffusion membrane is made up of three major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance in between them. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, इन्होंने अभी बताया। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन सी है। Diffusion of gases across the alveolar membrane. The diffusion membrane is made up of three major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance in between them. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. The thickness of its membrane is less than a millimeter. थिनेस्ट मेम्ब्रेन है ये हमारी Carbon बॉडी की। dioxide is 20 to 25 times more soluble than oxygen. Hence, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane is much higher compared to that of oxygen. ये कह रहे हैं कि अगर हम पानी में घोल के देखें ना तो CO2 बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है और ऑक्सीजन बहुत कम डिसॉल्व हो पाती है। तो जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो ना, उस वक्त बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जितनी ऑक्सीजन ली उतनी CO2 रिलीज करी है, हमेशा CO2 ज्यादा जाएगी और ऑक्सीजन कम होगी। The diffused gases are carried by the blood from the lungs. इस तरह से चलता है हमारी बॉडी में सिस्टम। अब ये बहुत टिपिकल है, इसे तो हमें नहीं करना, मैंने जैसे डायग्राम से समझाया वैसे करना है। लंग्स से हार्ट में आ रहा है, आपके लीवर में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, किडनीज में, सब जगह पहुंच रही है ऑक्सीजन। वो कैसे जा रही है, ये ब्लू वाला हिस्सा दिखाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड वाला रीजन दिखाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। To different organs of the body. This is called gas transport. Blood from heart enters the lungs through the pulmonary artery, arterioles,
and alveolar capillaries. In lungs, oxygen and carbon dioxide are exchanged between blood and the air. This blood then flows out of the alveolar capillaries through venules and back to the heart via the pulmonary veins. इतने सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, बस इसके ज्यादा नहीं. Pumps this oxygen-rich blood to different tissues. Hemoglobin in the blood transports the oxygen. The diffusion of gases between the blood and the tissues is called internal respiration. The oxygen that is carried to the tissues is used by cells to produce ATP. ATP is produced by the breaking down of organic molecules. This process is called cellular respiration. Thus, respiration takes place in humans. We have seen how we breathe. But can we measure how much we can breathe? An average lung can hold about 6 liters of air, of which only a small amount is used during normal breathing. The volume of gas contained within the lungs is called respiratory volumes. ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये हमें अभी नहीं करना, बाद में करेंगे इसे हम. इस तरह से हमारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो मैं ये वाली टेबल और ये डायग्राम इसकी हेल्प से समझाना है, ठीक है. ये बेस, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एल्वियोलाई आपकी सबसे थिन मेम्ब्रेन है. सेकेंड बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? खुद से पढ़ना और फिर मुझे दोबारा से बताना कि कोई डाउट है या नहीं है. मैं एक लिंक और शेयर कर रही हूँ, उससे दोबारा से एक बार क्लास को ज्वाइन करूँ.